चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। बेटा इस चैनल को आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत सारी वीडियो बेटा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अभी एक श्रृंखला चल रही है बेटा भारतीय संविधान की, जो कि लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित है बेटा। इसी क्रम में मैं आपको टॉपिक जो करा रहा था बेटा, वो करा रहा था नागरिकता। तो कल मैंने नागरिकता के बारे में आपको बताया था बेटा, ये भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। 5 से लेके 11 तक मैंने क्लियर करा लिया। इस वीडियो के माध्यम से बेटा जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं वो क्रम से सारी वीडियो देखते रहें, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी हो जाएगी आप लोगों की बेटा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। क्लियर? जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि संसद ने एक अधिनियम बनाया बेटा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था बेटा, जो भाग 2 है ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें संविधान में बेटा ये नहीं है कि नागरिकता कैसे दी जाएगी। उसमें तो बस पहचान की गई है कि उस समय जब भारतीय संविधान लागू हो रहा है, उस समय भारत के नागरिक कौन कौन है। इसके लिए अधिनियम लाया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके द्वारा बेटा क्या किया जाता है, भारत में लोगों को वर्तमान समय में नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना। अब समझिएगा बेटा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2 व्यवस्थाएं करता है। एक नागरिकता अर्जन की, एक्विजिशन, और दूसरा बेटा नागरिकता समाप्ति की। इसमें अधिनियम में बेटा नागरिकता अर्जन की जो है वो 5 विधियां हैं और नागरिकता समाप्ति की 3 विधियां हैं। समय के साथ साथ बेटा इस अधिनियम में बहुत सारे संशोधन किए गए, ठीक है ना। तो 8 संशोधन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। 8 संशोधन कब कब 1957 में किया गया था बेटा, 1960 में किया गया, 1985 में किया गया, 1986 में किया गया, ठीक है ना, 1992 में किया गया, 2002 में किया गया बेटा, 2003 में, सॉरी 2005 में किया गया और 2015 में किया गया बेटा संशोधन। समय के साथ साथ इस अधिनियम में बेटा बहुत सारे संशोधन किए गए। अब इस अधिनियम को हमें पढ़ना कैसे है? हमें पढ़ना ऐसे है बेटा कि ये 5 विधियां कौन कौन सी है नागरिकता प्राप्ति की, और नागरिकता समाप्ति की कौन कौन सी विधियां हैं बेटा। इससे क्या होगा, ये हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा इसमें बहुत अच्छे से, कल मैंने अनुच्छेद 11 पढ़ाया था आपको, और आपको मालूम है बेटा कि नागरिकता देनी है, नागरिकता समाप्त करनी है, या नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाना है, तो हमारे यहाँ ये शक्ति जो दी गई है बेटा, वो दी गई है संसद को, पार्लियामेंट को। क्यों? हमारे यहां एकल नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं। और केंद्र के लिए, भारत के लिए नियम बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो है बेटा संसद। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब बस हमें क्या करना है बेटा, नागरिकता अर्जन की 5 विधियां कौन सी हैं, नागरिकता समाप्ति की 3 विधियां कौन सी हैं, अगर ये हम कर लें तो बेटा ये हमारा अधिनियम पूरा हो जाएगा। तो करें बेटा इन्हें, देखिएगा
बहुत अच्छे से बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे से काम करते चलिएगा बेटा, ठीक है। देखिएगा, अब नागरिकता अर्जन करना है, तो जिसकी बेटा कितनी विधियां हैं? 5। 5 में से पहली विधि है बेटा जन्म से। कौन सी विधि है? जन्म से, बाय बर्थ, बर्थ के द्वारा। तो इसमें बेटा 2 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। एक है किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, क्योंकि उससे पहले वाले जन्म के जो हैं, उससे पहले वाले जन्म के तो बेटा हम 5, 6, 7, 8 जो अनुच्छेद थे उनमें ही उनकी पहचान कर चुके हैं। इसका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, और जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो बेटा वो क्या बन जाएगा? भारतीय नागरिक। हम लोग कैसे हैं? हमारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। जन्म के समय माता पिता में से कोई एक नहीं, हमारे तो दोनों ही नागरिक थे। तो बच्चों बताओ हम कैसे नागरिक हुए भारत के? हम नागरिक हुए बेटा जन्म से, बाय बर्थ। लेकिन आगे चलकर बेटा इसमें चेंज लाया जाएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, नियम थोड़े कड़े किए जाएंगे भाई, दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, कहां पर? भारत में बेटा, क्योंकि ये कैसी नागरिकता है? जन्म से। तो जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, दोनों के दोनों भारतीय नागरिक, ठीक है। कंडीशन बढ़ गई इसमें। लेकिन अगर कह रहे हैं अगर एक भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध प्रवासी न हो, गैर कानूनी ढंग से न रह रहा हो, समझ में? अगर एक भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध तरीके से न रह रहा हो। पहली कंडीशन तो यही है कि दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर नहीं भी है, एक भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध तरीके से भारत में न रह रहा हो। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी करेगा बेटा तो उसे नागरिकता कैसी मिलेगी? हमारे यहाँ जन्म से नागरिकता मिलेगी। क्लियर? नागरिकता अर्जन की 5 विधियों में से पहली विधि कौन सी है बेटा? जन्म से। क्लियर है ना? आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास की बेटा पीडीएफ चाहिए तो मैं कहेंगे डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक डालता हूं। किस चीज का बेटा? अपने टेलीग्राम चैनल का। उस पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं बेटा, ठीक है ना। तो
तो आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से मिल जाएगी। आगे देखते हैं बेटा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है बेटा वंश के अनुसार। नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका है बेटा वंश के अनुसार। इसे मैं एक डायग्राम बना के सिखाता हूं आपको बेटा, ठीक है। देखिए एक डेट है 26 जनवरी 1950, दूसरी डेट है 10 दिसंबर 1992 और तीसरी डेट है बेटा 3 दिसंबर 2004। यदि किसी व्यक्ति का जन्म इस टाइम पीरियड में यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्म कहां हुआ इसका, विदेश में, जन्म हुआ इसका बेटा विदेश में, ठीक है। और जन्म के समय पिता भारतीय नागरिक है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर बेटा, वंश के आधार पर। अब इसे समझते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म कहां हुआ बेटा, विदेश में, और जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। ठीक है, जन्म के समय माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दोनों में क्या चेंज देखने को मिला, यहां केवल पिता है, यहां माता पिता में से कोई भी एक हो। अब समझना, किसी भी व्यक्ति का जन्म इसके बाद हुआ हो, जन्म हुआ बेटा कहां पर, विदेश में, और जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, कोई भारतीय नागरिक प्लस एक और कंडीशन और जुड़ेगी बेटा, ठीक है। समय के साथ साथ भारतीय नागरिकता लेना थोड़ा सा कठिन होता जाएगा बेटा। क्या, जन्म के 1 वर्ष के भीतर पास के दूतावास में पंजीकरण हो जाना चाहिए। अगर ये पास के दूतावास में 1 वर्ष के भीतर बेटा पंजीकरण नहीं हुआ तो उसे वंश के अनुसार तो नागरिकता नहीं मिलेगी बेटा। उसके पास और भी ऑप्शन है नागरिकता प्राप्त करने के, लेकिन वंश के अनुसार नहीं मिलेगी। दूतावास आप जानते होंगे, एम्बेसी बेटा, विदेशों में हर एक में हमारे यहाँ एम्बेसी होती है जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं। वहां जाके पंजीकरण करा दे कि भैया हमारे ये बच्चा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसे भारतीय नागरिकता मिले। समझिएगा, 26 जनवरी 3 कंडीशन है। 26 जनवरी 1950 के बाद
10 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म बेटा विदेश में हुआ है और जन्म के समय पिता जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं तो वो भारत का नागरिक बन सकता है वंश के अनुसार। 10 दिसंबर 1992 जन्म विदेश में हुआ है, जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हैं, ये जन्म जो होना चाहिए 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में हुआ है तो जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए और जन्म के 1 वर्ष के भीतर पास के दूतावास में क्या हो जाना चाहिए बेटा उसका पंजीकरण। क्लियर? ये किसकी विधियां है बेटा? सारी की सारी नागरिकता अर्जन की। समझ में आई बात? चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं बेटा, अच्छे से पढ़ते रहें। कल एक योगेंद्र यादव बच्चा है बेटा, उसने मेरे को मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो पर दूसरा लाइक मेरा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को भी पसंद आती हो तो बेटा लाइक कर दिया करो। देखिएगा बेटा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रकार है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसमें बेटा नागरिकता प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। मैं मेनली आप लोगों को 2 विधियां बताता हूं, ठीक है, जो कि हमारे काम की हैं। वो है कि बेटा भारतीय नागरिक से विवाह, अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है तो वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं बेटा सोनिया गांधी, उन्होंने भारतीय नागरिक हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह किया, तो उन्होंने नागरिकता जो प्राप्त की होगी बेटा वो पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की होगी। और भारतीय नागरिक से विवाह करने के पश्चात उन्हें कम से कम नागरिकता का आवेदन देने से पहले 7 वर्ष यहां पर निवास करना जरूरी होता है बेटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, अगर भारतीय दंपत्ति विदेश में काम करने गए हुए हैं, वहां उनके बच्चे हो जाते हैं, 1 वर्ष में अगर वो पंजीकरण नहीं करा पाए हैं तो बेटा वो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उनके बच्चे बेटा। प्लस चलो बालिग बच्चे की भी बात कर लेते हैं। बालिग बच्चे किसके? भारतीय नागरिक के। तो ये जो बालिग है ये पूर्ण आयु और क्षमता का है, ये आवेदन करेगा, लेकिन आवेदन से 12 महीने पहले इसे भारत में निवास करना पड़ेगा। समझ में आना? आवेदन से 12 महीने पहले बेटा इसे भारत में निवास करके दिखाना पड़ेगा। भारतीय नागरिक से विवाह करने पर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों को बेटा पंजीकरण के द्वारा, बालिग बच्चों को भी बेटा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। क्लियर? ठीक है ना? पंजीकरण के द्वारा मूलतः बेटा उनको नागरिकता दी जाती है जो भारतीय मूल के हैं।
इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई तो भारत में जन्मा हो तो पंजीकरण के द्वारा बेटा अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्लियर, बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट पंजीकरण के द्वारा। चौथा पॉइंट देखते हैं बेटा, नागरिकता अर्जन की 5 विधियां हैं, 3 आप पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे बेटा, ठीक है ना? देशीयकरण के द्वारा किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त की जाएगी बेटा। अब ये जो है ये पूर्णतः विदेशियों के लिए है। जिनका भारत के साथ कोई बेटा संबंध नहीं है, समझ में आया? संबंध नहीं है तो बेटा इसके अंदर किस तरीके से करेंगे? जैसे पहला पॉइंट है अपने देश की नागरिकता का त्याग। अब इसको हमारे देश की नागरिकता चाहिए तो भैया अपने देश की नागरिकता इसे क्या करनी पड़ेगी बेटा? छोड़नी पड़ेगी, तब हमारे देश की इसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दो देशों की एक साथ नागरिकता नहीं रखी जा सकती है भाई। क्लियर हुआ बात? ठीक है ना, समझ में आया ना? अब दूसरा पॉइंट है उसे उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारतीयों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती हो। प्राप्त न होती। टेट फॉर टेट। अगर हमारे देश के नागरिकों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता नहीं देते हैं तो हम आपके देश के नागरिकों को कैसे नागरिकता दें भाई? टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा। बात आ रही है ना समझ में? क्लियर? ठीक है ना? अब देखिएगा बेटा तीसरा पॉइंट, उसे पूर्ण आयु व क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। पूर्ण आयु व क्षमता। पूर्ण आयु का मतलब है हमारे यहाँ 18 वर्ष। 18 वर्ष पे सरकार मान के चलती है कि ये व्यक्ति अब अपने डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम है। क्षमता मतलब शारीरिक और मानसिक क्षमता, है ना? अब ऐसा नहीं हो कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो, विकलांग हो, तो भैया भारत में क्या पहले से पागलों की कमी है? सो एक और विदेश से हम पागल लेकर आएंगे? समझ में आना? पूर्ण क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर? चौथा पॉइंट, आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान। भाई 8वीं अनुसूची में 22 प्रकार की भाषाएं दे रखी हैं, उनमें से एक तो आती हो भैया, नहीं वरना वो अपनी भाषा में किड़बिड़ कुछ भी करता रहेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कुछ भी कहते रहेंगे उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो भारत में सरवाइव कैसे करेगा?
तो 8वीं अनुसूची की बेटा किसी भी भाषा का क्या करना चाहिए, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए। प्लस एक और चीज, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, कुछ अच्छे काम किए हों, उन्हें भी बेटा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। कला के क्षेत्र में अच्छे हों, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे हों, ठीक है ना, समाज सेवा में अच्छे हों, तो उनको भी बेटा भारत की नागरिकता क्या की जा सकती है, प्रदान की जा सकती है बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। समझ में आई बात। अपने देश की नागरिकता का त्याग कर कर आए, उसे उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारतीयों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त न होती हो। उसे पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। 8वीं अनुसूची का किसी भाषा का तो ज्ञान हो, सामाजिक दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा, ठीक है, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत अच्छा काम किया हो, तो उसे भी बेटा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। समझ में आया। ऐसे भारत ने बेटा बहुत से लोगों को नागरिकता दे रखी है। यह है बेटा देशीयकरण के द्वारा चौथा प्रकार। 5वां और आखिरी प्रकार देखते हैं नागरिकता अर्जन का बेटा। देखिएगा बहुत सिंपल है ये तो, और सिंपल कठिन क्या होता है बेटा, जो जान लो वो सिंपल है, जिसे नहीं जाना वो कठिन है। 5वां प्रकार किसी क्षेत्र के अर्जन से। ये अपने में ही क्लियर है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आप सोचिए, भारत ने कोई क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लिया, अब भारत उसका प्रशासन देखेगा, तो उस क्षेत्र में कुछ तो लोग रहते होंगे, तो उन क्षेत्र के लोगों को भारतीय संसद किसी न किसी विधि के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है बेटा। उन्हें थोड़ी बेटा कुछ करेंगे, उनको थोड़ी भगा देंगे, वो उनका देश है जो कि भारत ने क्या कर लिया है बेटा, उसके ऊपर अर्जन यानी कि कब्जा कर लिया है, यानी कि बेटा वो जीत लिया है, अपने संरक्षण में ले लिया है। समझ में आया। अब प्रशासन की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है, तो उस क्षेत्र के लोगों को क्या दी जा सकती है बेटा, संसद विधि के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, बहुत अच्छे से 5वां पॉइंट, ठीक है, किसी क्षेत्र से या किसी क्षेत्र के अर्जन से बेटा। तो एक बार बेटा फटाफट से पांचों में लिख देता हूं। क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, कौन सी विधि नहीं है। तो अच्छे से समझ लीजिए, 5 विधियां थी। कौन कौन सी थी? पहली थी जन्म से, दूसरी थी वंश के अनुसार, तीसरी थी पंजीकरण द्वारा, चौथी थी देशीयकरण द्वारा, और 5वीं विधि जो थी वो थी बेटा किसी क्षेत्र के अर्जन से। या किसी क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने से। ठीक है ना। तो इन 5 विधियों के द्वारा आपको बेटा क्या प्राप्त होती है? भारत में नागरिकता। और ये कौन सा अधिनियम है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। क्लियर हुआ।
अब बेटा आपका जो रह गया इसके अंदर वो रह गया नागरिकता समाप्ति। तो देखिएगा बेटा, नागरिकता समाप्ति, इस नागरिकता समाप्ति की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियों के द्वारा नागरिकता की क्या की जा सकती है बेटा? समाप्ति की जा सकती है। ठीक है ना? देखिएगा, पहला है परित्याग या स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण आयु और क्षमता का है और भारतीय नागरिकता त्याग करने की घोषणा कर देता है कि भैया मैंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, तो बेटा उसे क्या माना जाएगा? परित्याग या स्वैच्छिक त्याग। दूसरा है बेटा बर्खास्तगी या पर्यवसान। ठीक है, ये कब होता है? ये जब होता है विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो बेटा हमारी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है बेटा? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये परित्याग है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत की नागरिकता त्याग कर रहा हूं। यहां विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर होती है बर्खास्तगी बेटा। क्लियर? तीसरा है बेटा वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, सिंपल सी बात समझिएगा इसके अंदर वंचित किया जाना में, जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत या भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखता है तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या किया जा सकता है बेटा? वंचित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय विदेशी शत्रुओं की मदद करता है तो उसे बेटा भारतीय नागरिकता से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। क्लियर? परित्याग स्वैच्छिक त्याग हो गया बेटा, अपनी मर्जी से, हाँ मैंने भाई भारत की नागरिकता छोड़ दी है। बर्खास्तगी या पर्यवसान कब होता है? जब हम विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं। वंचित किया जाना कब होता है बेटा? ये भारतीय संविधान या कहें कि भारत के प्रति निष्ठा न रखना, प्लस कहें कि बेटा शत्रु देशों की मदद करना, भारत के खिलाफ साजिश करना। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? वंचित किया जाना, उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिक समाप्ति की बेटा ये 3 विधियां हैं। क्लियर? तो बेटा मैंने आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। पूरी उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसी बेहतरीन तरीके से बेटा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं सचिन मित्तल, ठीक है, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे बेटा एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आप लोगों से विदा लेता हूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।